नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं मैला आंचल का अगला भाग। ममता की चिट्ठी आई है। पटना मेडिकल कॉलेज को इस बात पर गर्व है कि बिहार का एकमात्र मलेरिया लॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत उसी की देन है। ममता ने और भी बहुत सारी बातें लिखी। प्रशांत, जिन्हें करीब करीब भूल ही गया था। पटना क्लब का नाम पाटलिपुत्र क्लब हो गया। मिस रेवा सरकार ने बैडमिंटन में रोमेश पाल को हरा दिया। इन बातों में प्रशांत को अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। लेकिन जब ममता पत्र लिखती तो कुछ भी नहीं छोड़ती, छोटी छोटी बातों का भी जिक्र करती। पटना मार्केट से लेके चाय की दुकान तक। तुम्हें याद है वही जो तुमको रोज़ सलाम करके चाय के लिए निमंत्रित करता था, कश्मीरी चाय। प्रशांत को हंसी आती है। बेचारी ममता, उसे क्या मालूम कि मछली को लेकर पालतू नेवले से झगड़ा करने में जो आनंद आता है वह किसी खेल में नहीं। प्रशांत कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, वह किसी भी खेल का खिलाड़ी नहीं रहा, फिर भी उसे खेलों में बड़ी दिलचस्पी रहती थी। उसने ताश के पत्तों को कभी हाथ से स्पर्श तक नहीं किया, लेकिन साप्ताहिक ब्रिज नोट्स को वह गंभीरता से पढ़ता था। चर्चिल का एक भाषण पढ़ना भले ही भूल जाए, कलकत्ता के आईएफए के मैचों की रिपोर्ट वह सबसे पहले पढ़ लेता था। लेकिन अब तो वह खुद खिलाड़ी है। नेवले का गुर्राना, चिल्लाना, रों को खड़ा करके हमला करना, हमला करते हुए इसका ख्याल रखना कि चोट नहीं लग जाए, नाखून नहीं गड़ जाए। स्पोर्ट्समैन्स स्पिरिट और किसको कहते हैं? डॉक्टर ममता श्रीवास्तव, जो इनकी क्लासमेट रही हैं, डॉक्टर प्रशांत की एक अच्छी मित्र हैं। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की सुपुत्री ममता ने डॉक्टरी पास करने के बाद हेल्थ यूनिट की स्थापना की है। शहर के गरीब मोहल्लों में यूनिट ने अपने सेवा कार्य का जो परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। पटना की महिला समाज सेविकाओं में ममता का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गरीब की झोपड़ी से लेकर गवर्नमेंट हाउस तक उसकी पहुंच है। जो उसके निकट संपर्क में रह चुके हैं उनका कहना है कि ममता दीदी दिन रात मिलकर सिर्फ 4 घंटे ही मिलाकर आराम करती हैं। दूर से देखने वाले उनके चरित्र पर भी संदेह करते हैं। उसकी सार्वजनिक मुस्कुराहट लोगों को कभी कभी भ्रम में डाल देती है। बहुत सारे लोगों का काम सिर्फ यही होता है कि बैठ के जो कार्य कर रहा है समाज के लिए उसकी आलोचना करना, उस पर तरह तरह के कमेंट करना, उंगलियां उठाना। कुछ नहीं बचा तो उसके कैरेक्टर को ही गंदा बोलना। विकारपूर्ण मस्तिष्क वाले किसी मिनिस्टर का नाम लेकर मुस्कुरा देते हैं। मिस ममता श्रीवास्तव नहीं, मिसेज कहो। डॉक्टर प्रशांत ममता का ऋणी है। ममता से उसे प्रेरणा मिली है। डॉक्टर रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेल पत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर अपने ज्ञान की वर्षा करना, कर्तव्य की इतश्री समझना,
खुद के अस्पताल में रोगियों का करुण रुदन सुनना, जिसे वो संगीत समझते हैं, ये डॉक्टर के कर्तव्य नहीं बल्कि उपभोग हैं। ममता को प्रशांत पर संदेह है। वह समझती है कि घोर देहात में प्रशांत छटपटा रहा है, अपनी गलती पर पछता रहा होगा। इसलिए वह शहर में की सामाजिक जिंदगी को हर रोज उसको पत्र में थोड़ा बहुत लिखती रहती है। 5 साल पहले बांकीपुर की सड़कों पर, पार्कों और मैदानों में दानापुर कैंट के गोरे फौजियों ने जिंदगी के जिन कुत्सित और बीभत्स पहलुओं का प्रदर्शन किया, हमारे समाज के मन पर उनकी एक गहरी विषैली छाप पड़ गई। आदमी अंदर घर में घुट घुट कर भूखा प्यासा मर रहा था। युद्ध के विषैले गैसों ने सारे समाज के मानस को विकृत कर दिया। इस दुनिया में माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई बहन और स्वामी स्त्री जैसा कोई संबंध समझ में ही नहीं आ रहा था। कल एक गरीब ने विटामिन सी की सुई 8 रुपए में खरीदी। 5 आने का छोटे सा एम्पल। मेरे मोहल्ले में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। टीबी सैनिटोरियम में स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों ने एक चैरिटी शो का आयोजन किया। पुलिस ने शांति कायम करने की चेष्टा की, किंतु उन पर ईंट पत्थरों की ऐसी वर्षा हुई कि हॉल में सभी दरवाजे और खिड़कियों के शीशे टूट गए। घायलों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। और सबसे आश्चर्य की बात सुनोगे तो कहा जाता है कि खुरापातियों का लीडर, जो बीड़ा भाषण दे रही थी, उसी का चचेरा भाई है। शराब के नशे में उसने सबके साथ बदतमीजी और अशोभनीय व्यवहार किया। डॉक्टर ने खून जांचकर देखा, काला आजार नहीं, टाइफाइड है। यह मंगला देवी थी, जो चरखा सेंटर की मास्टरनी थी। मास्टरनी जी भगवान भगत की झोपड़ी में रहती थी, लेकिन अब अगले साल टीन का मकान देने का इरादा उनको सोशलिस्ट पार्टी ने सोच रखा था। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली कर दिया जाएगा, नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोपड़ी का ही किराया 15,000 रुपये मिलता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस झोपड़ी में आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों का कीर्तन वाला घर साफ सुथरा है, हवादार है। आप वहाँ रह लीजिए। डॉक्टर पर यहाँ की मिट्टी का मोह सवार हो गया। उसे लगता है मानो वह युग युग से इस धरती को पहचानता है। यह अपनी मिट्टी है। नदी, तालाब, पेड़ पौधे, जंगल, मैदान, जीव जंतु, सभी में वह एक विशेषता देखता है। बनारस और पटना में भी गुलमोहर की डालियाँ लाल फूलों से लद जाती थीं। नेपाल की तराई में पहाड़ियों पर पलाश और अमलतास को भी गले मिलकर फूलते देखा है, लेकिन इन फूलों के रंगों ने उस पर पहली बार जादू डाला। गुलमोहर, गुलमोहर, कृष्णचूड़ा। गुलमोहर का कृष्णचूड़ा नाम यहाँ कितना
अच्छा लगता है। काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते होंगे। आम से लदे हुए पेड़ों को देखने के पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती हैं जिन्हें आमों की गुठलियों के सूखे गूदे की रोटी पर जिंदा रखा है। और ऐसे इंसान, भूखे अतृप्त इंसानों की आत्मा कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती, कभी विद्रोह नहीं कर सकते। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार भूखों को अनुशासन में बांध रखा है। कफ से जकड़े हुए फेफड़े, ओढ़ने को वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भीगी हुई धरती पर लेटा निमोनिया का रोगी मरता नहीं तो जीता कैसे। यहाँ विटामिनों की किस्में उनके अलग अलग गुण और आवश्यकता पर लंबी और चौड़ी फहरिस्त बनाकर बांटने वालों की बुद्धि पर तरस खाने से क्या फ़ायदा। यहाँ तो उन मच्छरों की तस्वीरें देखते ही लोग कहते हैं पुरैनिया जिला को लोग मच्छर के लिए बेकार बदनाम करते हैं। देखिए पश्चिम का मच्छर कितना बड़ा है, 1 हाथ लंबा, देह 4 हाथ मूड। बाप रे। डीडीटी और मशहरी की बात तो बहुत बड़ी हुई। देश में कड़वा तेल लगाना भी इस वर्ग को नहीं मिल पाता। तेल फुलेल तो जमींदार लोग लगाते हैं, स्वर्ग की परियां पुण्य करने वालों को ही ये मिलता है। खेतों में फैली हुई काली मिट्टी की संजीदगी इन्हें जिलाए रहती है। शस्य श्यामला सुजला सुफला इनकी माँ नहीं, अब तो शायद धरती पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं रहेगा। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। सुई के छेद से हाथी निकाल लेने की बुद्धि ही आज सही बुद्धि है। और लोग तो बकवास करते हैं। जिसके पास हजारों बीघे ज़मीन है वह 5 बीघे ज़मीन की भूख से छटपटा रहा है। बेज़मीन आदमी नहीं, वह तो जानवर है। डॉक्टर ममता को लिखता है, तुम जो भाषा बोलती हो उसे ये नहीं समझ सकते, तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकती, तुम जो खाती हो ये नहीं खा सकते, तुम्हारी तरह पहनना, सोना, उठना, बैठना ये वैसा कुछ नहीं कर सकते, फिर भी तुम इन्हें आदमी कैसे कहती हो। वह आदमी का डॉक्टर है, जानवर का नहीं। टेस्ट ट्यूबों में आदमी और जानवर के खून अलग अलग रखे हुए हैं। दोनों के सीरम की अलग अलग ज़रूरतें हैं। डॉक्टर आदमी के खून वाले ट्यूब को हाथ में लेकर जरा और ऊपर उठाकर गौर से देखता है। वह जानना चाहता है, देखना चाहता है कि इंसानों और जानवरों की रक्त कणिका में कितना विभेद है और कितना सामंजस्य है। खून से भरे हुए टेस्ट ट्यूबों में अब कोई आकर्षण नहीं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर, उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उन्हें जलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं कि महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। यहाँ की मिट्टी में बिखरे
लाखों लाख इंसानों की जिंदगी के सुनहरे सपनों को बटोरकर, अधूरे अरमानों को बटोरकर यहाँ के प्राणी के जीवन कोष में भर देना। मैंने कल्पना की थी हजारों स्वस्थ इंसान हिमालय की कंदराओं में त्रिवेणी के संगम पर एक विशाल डैम बनाने के लिए पर्वतोड़ परिश्रम कर रहे हैं। लाखों एकड़ वंध्या धरती, कोसी कवलित मरी हुई मिट्टी सस्य श्यामला हो उठेगी। कफन जैसे सफ़ेद बालू भरे मैदान में धानी रंग की जिंदगी के बेल लग जाएंगे। मक्के के खेतों में घास गढ़ती हुई औरतें बेवजह हंस पड़ेंगी, मोती जैसे सफ़ेद दांतों की चमक। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, एनोफिलीज से भी ज़्यादा खतरनाक, सैंड फ्लाई से भी ज़्यादा जहरीले यहाँ के ये गरीबी और जहालत है। नहीं, शायद कमला नदी के गड्ढों में कमल की अंधमुदी कलियां अपने कोस में नई जिंदगी के पराग भरकर खिलना ही चाहती है। ओ, तुम कमला इतनी रात में अकेली आई हो? डॉक्टर बोले। हाँ, सच बोलो, मैं 1.5 घंटे से खड़ी देख रही हूँ। तुमको क्या हो गया है? क्या तुम्हें अब भी डर लगता है? सिर चकराता है? देखो, कान के पास गर्मी सी मालूम होती है, दुनिया घूमती सी मालूम पड़ती है। डॉक्टर प्यारू। कमल की भीनी भीनी खुशबू, कोमल पंखुड़ियों का कमनीय स्पर्श। कमला, मैं कमला की गोद में हूँ, मुझे नींद न लग जाए, मुझे उठकर बैठ जाना चाहिए। कमला, चलो मैं तुम्हें पहुँचा दूँ, लेटे रहो बेटा। ओ मौसी, तुम आ गई? प्यारू कहता है, कल सुबह से ही सिर्फ चाय पीकर हैं तो सिर तो चकराएगा ही। डॉक्टर अब गांव की भाषा समझता ही नहीं, बोलता भी है। ग्राम गीतों को सुनकर वह केस हिस्ट्री ही लिखना भूल जाता है। गीतों का अर्थ शायद वह ज़्यादा समझता है। अचरहा हे पवन झरेरे, आंचल उड़ी जाए। गांव के और लोग कहेंगे कि रात में रह रह कर वर्षा होती है। आधा घंटा बंद, फिर झरना शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर कहेगा सारी रात बारिश होती रही। कोठी के बाग में झरझराहट कभी बंद नहीं हुई। तो सुबह हो गई। आम जे कटहल, तूत जे बढ़हल, नेबुआ अधिक सुरेव, मास अषाढ़ हो रामा, पंथ जन चढ़े, दूरहे से गरजत मेघ रे। बाग में आम, कटहल, नींबू इत्यादि लगे हुए हैं और बादल गरज कर आ रहे हैं। बिजली की हर चमक पर चौंक चौंक कर वह देखती है। जब बादल गरजते हैं तो उसके कलेजे की धड़कन बढ़ जाती है। कमला में बाढ़ आ जाए तो वह रुक जाए, इसलिए कमला नदी को उमड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जिनके कंत परदेश से लौट आए हैं उनकी खुशी का क्या पूछना। सौभाग्यवतियों के हृदय के मिलनोत्सव से झूम रही है खेतों में धरती। मास अषाढ़ चढ़ल वर्षाती, घर घर सकी सब
झुलनी लगाती, झूली गावें, झूली गावत मंगलवानी, सावन सखियल हे मस्त जवानी। देखो 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 सखीरी ब्रजबाला, कहाँ गए जसोदा कुमार नंदलाला नंदलाला। चाय कौन? एकदम डॉक्टर अचकचा जाता है। कमला चहकते हुए कहती है, क्या तुमको डर लगता है मुझसे? चाय मीठी है, कड़वी नहीं डॉक्टर साहब। जब चाय पीकर ही जीना है तो आंखें खुलते ही गर्म चाय की प्याली सामने रखने की ज़रूरत है। कमला पास की कुर्सी पर बैठकर चाय बनाती है। प्यारू खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। प्यारू को इतना खुश बहुत कम बार देखा गया। अब समझे, यह प्यारू नहीं कि हर बात में नहीं कर टाल दिया। चाय बनावें तो नहीं, अंडा बनाएं तो नहीं, खाना परोसें तो नहीं। अब समझे, अब क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? इधर कुछ दिनों से डॉक्टर मौसी के यहाँ ज़्यादा देर तक बैठने लगे। ऐसा लगता है मानो वह शीतल छाया के नीचे हो। काम में उसका जी नहीं लगता। सारा उत्साह स्प्रिट की तरह उड़ रहा है। क्या होगा मानव कल्याण करके? मान लिया कि उसने काला आजार की एक रामबाण औषधि का अनुसंधान कर लिया। अमृत की एक छोटी शीशी उसे हाथ लग गई। किंतु इसके बाद जो होता आया है होगा। आखिर 5 आने का एक सैंपल 50 रुपये तक बिकेगा। यहाँ तक कि उसकी पहुँच नहीं होगी। और यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या? ऐसी जिंदगी पशु से भी सीधे ये इंसान, यह इनकी बड़ी कमजोरी है। सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चूं तक नहीं कर सकते। फिर भी ये जीना चाहते हैं। वह इन्हें बचाना चाहता है। क्या होगा इनका बचकर भी? मौसी कहती है, बेटा तुम भागवत गीता नहीं पढ़ते? डॉक्टर मौसी की ओर अचकचाकर देखता है। जेल में उसने गीता रहस्य पढ़ने की चेष्टा की थी। ममता भी हमेशा गीता तथा रामकृष्ण कथामृत झोली में लिए फिरती है। शायद समझती भी हो। ममता ने कई बार कहा कि फुर्सत के समय गीता जरूर पढ़ो। नहीं समझे कुछ ढूंढो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। वह गीता पढ़ेगा। कालीचरण डॉक्टर को देख के जय हिंद बोलता है। वह हंसने लगता है। हाँ भाई, हंसने की बात नहीं, बात रोने की है। मुझे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मत समझना कि संथालों की ज़मीन छुड़ाकर ही जमींदार संतोष कर लेगा। अब गांव के किसानों की बारी आएगी और तुमको साथ खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने अपना पहला हथियार बनाकर इस्तेमाल किया डॉक्टर को। यह रोने की बात नहीं है। हम सब साथ में तुम्हारे लिए खड़े होंगे। डॉक्टर ने एक सांस में ये सारी बात कह डाली। लेकिन आपने तो अभी तो लिख दिया कि संथालों को मार दिया जाए। यह किसने कहा तुमसे? डॉक्टर आश्चर्य से मुंह फाड़ते हुए बोलता है। मैंने तो सिर्फ जख्म के बारे में लिखा है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। मैं तो रोग और घावों की जाति के बारे में ही जानता हूँ, डॉक्टर उत्तेजित होकर कहता है। कालीचरण सीधी बात जानता है। कमली दी। क्या मतलब? डॉक्टर बीच में ही टोक देता है।
क्या कहना चाहता है? मौसी कहती है, कमली दीदी खूब मानती है, उसकी माँ भी इज्जत खातिर करती है, यही ना? हाँ। तो क्या हुआ? तहसीलदार साहब गांव के रईस हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं। कमला की बीमारी के चलते मुझे कुछ ज़्यादा आना जाना पड़ता है। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन लोगों को इज्जत देता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तहसीलदार साहब के अन्याय का भी समर्थन करूँगा अथवा पक्ष लूँगा। कमली बहुत देर तक मौसी के आंगन में खड़ी होकर सुन रही थी। डॉक्टर की अंतिम बातों को सुनकर उसका कलेजा धक धक करने लगा। वह अपने को संभाल नहीं सकी। उस पर घटनाओं की प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र गति से होती है। नाटकीय ढंग से वह प्रवेश करती है और कहती है, इसीलिए आप आजकल मेरे यहाँ नहीं आते। आपने उस दिन कहला भेजा था कि तहसीलदार साहब कमली को पटना ले जाएं, यहाँ इलाज नहीं होगा। क्यों? सभी एक ही साथ चमक उठते हैं। मौसी हंसकर कहती है, तू आज लड़ने के लिए कमर कसकर आई है। डॉक्टर कमली की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। उसका चेहरा लाल हो गया। कमला, उसकी आंखें डबडबाई हुई हैं। गले के पास तीव्र गति से उसकी एक नस फड़क रही है। डॉक्टर ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसका रक्त दबाव जरूर बढ़ गया होगा। वह थरथरा रही है और रो पड़ती है। कमला, डॉक्टर जोर से कहता है, तुमने तो कुछ समझा बूझा नहीं और लगी आकर बरसने। मैं तो कालीचरण को समझा रहा था कि यदि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में होता तो ऐसा नहीं करता। डॉक्टर ने वातावरण को हल्का बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अच्छा होता यदि कमला उससे रूठी रहती। इसी दिन के इंतज़ार में वह था। आज कमला को पूर्ण स्वस्थ बनाया जा सकता था, लेकिन अब वह चूक गया। अब परिणाम के लिए तैयार उसे रहना था। जब तक डॉक्टर बोलता रहा, कमली चुपचाप सुनती रही। अचानक उसके मुख पर छाए हुए बादल छट गए। एक हल्की मुस्कुराहट उसके ओठों पर धीरे धीरे आने लगी, मानो कमल की पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खुल रही हों। मौसी चुपचाप कमली की ओर देख रही थी, कभी डॉक्टर की ओर। उसके होठों पर भी मंद मंद मुस्कान थी। आज शायद कोई खरगोश भाग गया है, कमली ने मौन भंग करते हुए कहा। कालीचरण कमली के चेहरे पर कुछ देखकर बोल उठता है। उससे बातें करते करते कभी मंगला के चेहरे पर भी देख रहा है। वह डॉक्टर की ओर देखता है, फिर उठ खड़ा होता है। अच्छा तो बैठिए डॉक्टर साहब, हम अभी चलते हैं, फिर कभी भेंट करेंगे। कुछ देर तक सब चुप रहते हैं। मौसी कहती है, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ, तुम बैठो। कमली पास में ही पड़े हुए एक सीकी पर बैठ जाती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए पूछता है, एक बात पूछूं कमला, बुरा न मानोगी? अपने बाप की शिकायत कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्यों? कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई? मुझे क्या मालूम। मुझे अपने बाप की याद नहीं। कमली मुस्कुरा जाती है, कहती है, विवाह के गीत में एक जगह शिवजी पार्वती के पिता की टोकरी भर शिकायत करते हैं। एक बेर गैली गौरा तोहरो नहरवा से, वैठे ले देलक पुआर, कोदों के खिचड़ी रंधाउल मैना सासू। हा हा करके दोनों हंस पड़ते हैं, मानो पंछी का एक जोड़ा एक साथ ही दिल खोलकर खिलक पड़ा हो। नर और नारी के पवित्र आकर्षण की रुपहली डोरी खिंच रही है। बड़ी बड़ी मद भरी आँखों की जोड़ी ने मुस्कुराकर पूछा, आप मेरी शिकायत बर्दाश्त कर सकते हैं? रोज़ तो कर रहा हूँ,
दो लापरवाह आंखों ने मानो चुटकी ली। कमली दवा नहीं पीती, कमली रात में देर तक बैठकर पढ़ती है। कमली पगली है, तू मेरी पगली है। डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, अधरक मधु जब चाखन का नह, तोहर शपथ हम किछु यदि जानी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।